ओके, अब हम आते हैं रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र। सबसे पहला है साहित्य। एक और चीज़ आगे आएगी, रूप, ठीक है। रचनात्मक लेखन के विविध रूप, यहाँ पे लिखा है रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों के अलग अलग आंसर हैं। आप दिमाग में रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्षेत्र पूछा गया है तो साहित्य, कविता, उपन्यास, निबंध, काव्य, कविता, गद्य, पद, गीत, ये सब आपको लिखना है। पर अगर रूप आए तो वो मौखिक, लिखित लेखन, मौखिक वगैरह ये सब कुछ होगा, मौखिक और लिखित रूप होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र। सबसे पहला है साहित्य। साहित्य का मतलब क्या है? लिटरेचर। ठीक है, साहित्य का मतलब है लिटरेचर। अब लिटरेचर आपको उतना तभी पसंद आता है जब वो एक अच्छे ढंग से लिखा गया हो। ठीक है, अच्छे ढंग से मतलब क्या है? उसमें आपके वही बात सेम इमोशंस हो और आपका खुद का पर्सपेक्टिव हो, देन आपके थॉट्स हो। ये बोल के मुझे एक इंग्लिश की पोएम याद आ रही है, माई मदर एट 66। तो वो एक काफ़ी इमोशनल पोएम थी और उससे हम काफ़ी रिलेट कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत इमोशंस के साथ लिखी गई थी। उसमें वो लड़की अपना पर्सपेक्टिव बता रही थी कि मेरी मम्मी है, अब उनका चेहरा बहुत डल लगता है, मून से भी कंपैरिजन था उसमें, आप सबने पढ़ी होगी मे बी 12th में, और उसमें अपने थॉट्स थे। तो लिटरेचर में ये तीन चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अपने इमोशंस, अपने पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स, ताकि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अपने आपके लेखन से बहुत कनेक्टेड फील करें। ठीक है, तो साहित्य वही है। साहित्य एक ऐसा रचनात्मक लेखन है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। साहित्य एक ऐसा रचनात्मक लेखन है, एक ऐसी कला है जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। व्यक्त इज एक्सप्रेस करता है। साहित्य रचनात्मक लेखन एक कला है जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। अब साहित्य में काफ़ी चीज़ें आती हैं। साहित्य में कविता आती है, ठीक है, साहित्य में कहानियाँ आती हैं, साहित्य में गीत आता है, व्यंग आते हैं, ठीक है, निबंध। और ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे डिवाइड होती हैं, किस किस बेस पे। तो यहाँ पढ़ लेते हैं कला के विविध रूप में। ललित कला के अंतर्गत स्थान पाने वाली साहित्य एक क्षेत्र है। ये साहित्य कला में क्या आता है? इतिहास, विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल आदि अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य सम्मिलित नहीं होता। आप बस इतना समझें कि इसमें विषय क्या है, टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है जो भी आप पढ़ते हैं। आप साइंस रिलेटेड पढ़ते हैं तो विज्ञान आ जाता है, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतिहास आ जाता है। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भूगोल आ जाता है, ठीक है। समाजशास्त्र मतलब सोसाइटी का सब पढ़ते हैं तो वो आ जाता है, सोसाइटी के रूल्स, ये सब आ जाता है। अगर आप लिटरेचर में कुछ और पढ़ते हैं तो वो सब फिक्शन आ सकता है, नॉन फिक्शन आ सकता है, मर्डर मिस्ट्री आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है साहित्य का। तो रचनात्मक लेखन का हमने टॉपिक्स समझे, यही सब कुछ हो सकता है। इसके आगे जब आप इन टॉपिक्स के बारे में लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज्ञान होना चाहिए और उस बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए साहित्य में जिसमें कुछ गलत ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो, कोई बात गलत ना हो, कोई फैक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई फैक्ट गलत ना हो, कोई ज्ञान या सूचना गलत ना हो, कि जो पढ़ रहा है वो कोई कमी ना निकाल पाए कि ये तो गलत लिखा है या इनकी किताबें तो थोड़ी ऐसी होती हैं जिसमें कुछ गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके आगे साहित्य की जब बात होगी तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक है गद्य और एक है पद, जो ये ऊपर भी लिखा है, गद्य और पद दोनों, ठीक है। गद्य और पद क्या होता है? जब हम साहित्य की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, गद्य और पद। गद्य में आता है कहानी, उपन्यास और कोई निबंध, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम पद की बात करते हैं तो पद में आता है कोई कविता, कोई गीत, शायरी भी हो सकती है, ठीक है, कोई शायरी या कोई काव्य।
तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है गद्य और पद्य में? जब आप नोटिस करेंगे तो गद्य वो चीज़ होती है जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम बोलते हैं वैसी होती है, ठीक है। अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश ऑनर्स में हो, तो उसमें एक होती है पोएम का सेक्शन और एक होता है नॉर्मल रिटन सेक्शन, ठीक है। रिटन में होती है जिसमें सारी स्टोरीज़ होती हैं या नॉवेल्स होती हैं, और पोएम में होता है कोई पोम या पोएम जो भी कि पोम होता है, उसमें राइमिंग स्कीम होती है काफ़ी, या अगर राइमिंग स्कीम नहीं भी होती तो कुछ 4-5 वर्ड्स की एक लाइन होती है और उसमें उतने ही लाइंस में आगे के चलते रहते हैं और वो एक सॉन्ग की तरह साउंड करती है जब हम उसे पढ़ते हैं। यही डिफरेंस है गद्य और पद्य में कि गद्य जो है वो रिटन है और पद्य जो है वो भी रिटन है बट एक सॉन्ग की फॉर्म में है, ठीक है, एक सॉन्ग की फॉर्म में है जिसे हम गाते हैं, हम इसे पढ़ते हैं, इसे हम गाते हैं। अगर मैं कोई नॉवल उठाऊँ और बोलूँ कि आज मैं यहाँ गई थी, यहाँ से मैंने 2 सब्जियाँ खरीदी, वो सब्जियाँ घर लाके मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई, साथ में मैंने चटनी खाई और रोटी खाई, तो ये बातें हैं जो रिटन है, ठीक है। इसे मैं गाने की फॉर्म में नहीं बोल रही कि नॉर्मल जो लैंग्वेज में यूज़ करती हूँ उसी लैंग्वेज में है। और जो गद्य है जो पद है, तो पद में क्या है, पद में मैं बोलूँगी कि ओ आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सम वेजिटेबल्स, ऐसा बोल रही हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, पद हो गया, ठीक है। पद जिसमें एक राइमिंग स्कीम भी आ सकती है कि कुछ भी आप जो सोचें वो हो सकता है, तो यही गद्य और पद है, ठीक है। इधर भी लिखा हुआ है कि आरंभ में ये पद के रूप में ही मिलता था। अगर हम कोई भी रचनात्मक साहित्य पढ़ें, ठीक है, कोई भी क्रिएटिव लिटरेचर पढ़ें, तो उसमें जो क्रिएटिव लिटरेचर स्टार्टिंग का था वो ऑब्वियसली पद के रूप में ही मिलता था। पद मतलब गाने की फॉर्म में ही मिलता था, क्योंकि उस समय किसी रचना को गाकर याद कर पाना सहज होता था। गद्य का इसमें एडवांटेज बताया कि इसे गाकर याद करना ईजी है, ईजी फॉर रिमेम्बरिंग लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे गाकर याद कर पाना सहज होता है, ईजी होता है, इसलिए पद पहले जो भी रचनात्मक साहित्य था वो पद की फॉर्म में ही लिखा गया था। छोटे सेंटेंसेस भी होते तो याद आसानी से रहता है। लेकिन आधुनिक युग में गद्य विद्याओं ने अत्यंत तेज़ी से अपना विकास किया, पर इसके बाद जो जो गद्य है, रिटन है जो, वो उसने ज़्यादा ग्रोथ पा ली, ठीक है। ग्रोथ किसके फॉर्म में पाई, कहानी, ये एग्जाम्पल्स नोट कर लो, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, रेखा चित्र, कैरेक्टरिस्टिक आदि विद्याओं ने साहित्य कला को आगे तक पहुंचा दिया, ठीक है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, तो इसमें आप और पॉइंट्स ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने साहित्य तो बता दिया कि साहित्य रचनात्मक लेखन एक कला है जिसमें हम इमोशंस, विचारों, भावनाएं, थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस, विचारों, भावना और अनुभव को व्यक्त करते हैं। इसमें कविता, कथा, नाटक, निबंध शामिल है। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, ज्ञान साझा करना होता है, भावनाओं से जुड़ने में मदद करना होता है। और साहित्य में 2 चीज़ें होती हैं, गद्य और पद, बांटा गया 2 हिस्सों में, गद्य और पद। गद्य में कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, निबंध, पद में काव्य, कविता, गीत, ठीक है। अब गद्य और पद की जब बात बता रहे हैं तो गद्य और पद दोनों ही रिटन फॉर्म में है, लिखित में होता है। और गद्य में जो है हम सामान्य भाषा यूज़ करते हैं वाक्यों में उपयोग करने के लिए, और पद में हम देखो 3 चीज़ें इसमें हैं। पद में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, पद में हम यूज़ करते हैं लय, ठीक है, एक ही सिमेट्री में मतलब होता है, ठीक है। फिर छंद, और एक और चीज़ है तुकबंदी, मतलब राइमिंग, तुक जहाँ बनती है, तुकबंदी, ये यूज़ करते हैं कविता लिखते हुए। ओके, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, पत्रकारिता एवं जनसंचार। पत्रकारिता क्या है, न्यूज़पेपर्स, और जनसंचार मतलब जन मतलब काफ़ी लोगों में जो इन्फॉर्मेशन फैलती है, जनसंचार, ठीक है। जनसंचार और पत्रकारिता ये दोनों ही सबसे पहले क्या है, काफ़ी मीडियम होते हैं जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो मीडियम जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो है प्रिंट मीडियम, जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रिंट माध्यम, ठीक है, प्रिंट माध्यम। तो ये दोनों जो पत्रकारिता एवं जनसंचार है, ये दोनों ही प्रिंट माध्यम है,
जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पत्रकारिता एवं जनसंचार का सबसे पहला पॉइंट ये है कि दोनों ही प्रिंट माध्यम के विशेष रूप हैं, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो लिखे ज्ञानवर्धन, ये दोनों ही हमें ज्ञान पहुँचाती है, दोनों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को आप बोल सकते हैं कि हमें आसपास की सूचना मिलती है, जिसे सूचनात्मक साहित्य कहा जाता है। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक किसी प्लेस की हो सकती है कि यहाँ पे ये कुछ हुआ, वर्ल्ड की हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी कोई फैक्ट हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन से हम ये देख सकते हैं कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे हुई हो, एक ऐसी हो जो वर्ल्ड में हुई हो, और एक ऐसी हो जो फैक्ट है, ठीक है। प्लेस आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोल सकते हैं कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ प्लेन, ठीक है, और वर्ल्ड में ये बोल सकते हैं। इसके आगे हमने ये तो बताया ही कि सूचनात्मक साहित्य भी कहा जा सकता है इसे, और इसके बाद ये हमें समाचार पहुँचाती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बताती है, रिपोर्टिंग होती है, और विज्ञापन भी आता है पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, ठीक है, और फीचर, कोई भी चीज़ फीचर हो सकती है। दोनों ही सूचना और संचार के क्षेत्र से संबंधित है, दोनों ही सूचना देती है या संचार देती है, स्थान और समय बताती है, और इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है वो ये नहीं कि सिर्फ प्रिंट मीडिया में तो सिर्फ प्रिंट में हो, वो मे बी रेडियो के फॉर्म में भी आ सकती है इन्फॉर्मेशन आपके पास, टेलीविज़न पे भी आ सकती है, फ़ोन्स पे इंटरनेट के थ्रू आ सकती है, ठीक है। और इसका एक पॉइंट जो अब एडवांटेज है पत्रकारिता एवं जनसंचार का, कि सबसे पहले लाइव जर्नलिज़्म होता है, ठीक है, उसी जगह पे जाके उस समय का ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि एक दिन पुरानी है, उस टाइम उस जगह पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी बात कि इसमें स्थान और समय बताया जाता है, ठीक है, एकदम करेक्ट बताया जाता है। और जनसंचार में आपकी ये भी है कि सिर्फ अगर हम प्रिंट मीडिया की बात ना करें तो इसके अलावा अगर आप टेलीविज़न पे देखते हो तो आपको पिक्चर्स के साथ, ठीक है, पिक्चर को हिंदी में क्या कहेंगे, पिक्चर्स के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबकी बातें आपको बताई जाती है, और ये 24/7 होती है, कभी रुकावट नहीं आती इसमें, पत्रकारिता में 24/7 होती है, ठीक है। इसमें विज्ञापन भी होते हैं, चित्र भी होते हैं, चित्र भी होते हैं, और सूचनाएं होती हैं, समाचार होता है, लाइव रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। और इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो मे बी एक स्थान पे हो रही हो, जो मे बी एक विश्व में हो रही हो, और मे बी कोई तथ्य हो, ठीक है। ये सारे मेन पॉइंट्स थे पत्रकारिता के। अपन की विज्ञापन सबको पता होगा क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट का क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन, या फिर कोई भी ऐसी सूचना देते हैं जिसकी किसी को जानने की ज़रूरत है, वो विज्ञापन होता है, ठीक है। विज्ञापन में चित्र भी होते हैं, और विज्ञापन ज़रूरी नहीं है कि ये लिखित में हो, ज़रूरी नहीं है प्रिंट माध्यम में हो, अपन लिखित में हो, प्रिंट मीडियम में ही हो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी हो सकता है, ठीक है, आपको सुनाई भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ ही रहे हो। तो विज्ञापन वर्षों से विज्ञापन ने वर्तमान समाज में आधिपत्य जमाया हुआ है, ये वर्तमान समाज के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो पहले आप उसकी एडवर्टीज़मेंट देखते हो, प्रमोशन देखते हो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, और फिर आप उसे ख़रीदते हो, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन है। देन देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है बिक्री और वृद्धि होती है। कोई भी चीज़ अगर मैं आपको बेचती हूँ तो मेरी बिक्री हो रही है और मेरे ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है मेरे बिजनेस में। वही इसके द्वारा समाज विभिन्न सूचनाओं को भी प्राप्त करता है, अलग अलग सूचनाएं मिलती हैं, ठीक है। समाज को किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए निर्णय लेने में मदद होता है। अगर दो एडवर्टीज़मेंट है, एक ही प्रोडक्ट है और उसकी एक एडवर्टीज़मेंट ये है, एक एडवर्टीज़मेंट ये है, तो क्या होगा, आपको जो बेटर एडवर्टीज़मेंट लग रही होगी, जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही होगी, आप वो चीज़ खरीदोगे।
उस कंपनी का खरीदोगे। तो खरीदने के लिए निर्णय लेने में मदद होती है। एक स्तर पर वह समाज में उपलब्ध किसी वस्तु के अनेक विकल्पों की सूचना देकर उपभोक्ताओं की सहायता करता है। कोई भी वस्तु के बारे में सूचना देके हेल्प करता है। वहीं दूसरे स्तर पर उन वस्तुओं के गुणों को सामने रखता है। अब अगर कोई भी चीज़ आप देखते हो तो उसकी अच्छाई देखते हो आप, ठीक है। कोई भी अगर आप सीरम ले रहे हो, कोई भी सीरम ले रहे हो तो उसमें आप देखोगे pH+ होगा, या अगर आप बोलोगे कि pH लेवल उसका क्या है, अगर उसका सनस्क्रीन ले रहे हो तो एक्ने तो नहीं होगा इससे। तो ये सारे वस्तु के गुणों को सामने रखता है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताता है। फिर उसके आगे वर्तमान में बाज़ार को हमने बताया क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि कोई बिक्री, ठीक है, किसी चीज़ को बेचना है और हमारे बिजनेस में हमें वृद्धि लानी है, ये 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कोई सूचना पहुंचानी है, वो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। और किसी भी उत्पाद की बिक्री के लिए यूज़ होता है। फिर इसके आगे रेडियो भी यूज़ होता है। रेडियो में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि रेडियो में एक चीज़ आपको लिखनी ज़रूरी है कि रेडियो जब हम बात करते हैं तो रेडियो में जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसमें जिंगल्स होते हैं। अब जिंगल देखो यही आ गया, जिंगल क्या है? जिंगल भी एक पद है जिसमें राइमिंग होती है, इसलिए हमें आसानी से याद होता है। इसका आप जब विज्ञापन के बारे में लिखेंगे तो आप 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक हो जाएगा वीको टर्मरिक, इसमें भी एक जिंगल है जो आपको याद रहती है, वीको टर्मरिक नई कॉस्मेटिक। इसमें क्या है, टर्मरिक कॉस्मेटिक तुकबंदी है, इससे याद रखना कि पद में तुकबंदी होती है, ठीक है। तो वीको टर्मरिक नई कॉस्मेटिक, और एक और वो हेमा सुषमा सबकी पसंद निरमा वाला, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इसमें ये जिंगल्स होते हैं विज्ञापन में, जिससे आपको अट्रैक्ट होते हो, आपको दिमाग में याद रहता है। आप जब उसको फ़ोटो में देखते हो तो आपको याद आता है कि ये तो यही है, ठीक है। तो रेडियो में जिंगल अथवा संवाद के अंदाज में बनाए जाते हैं। और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें 2 बंदे, अगर आप टीवी पे देखते हो तो 2 बंदे आपस में ही कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उसके थ्रू भी आपको वो याद रहता है। जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन की अगर हम भाषा देखें तो भाषा, लैंग्वेज जो होती है बहुत सरल होती है। कोई आप अजीब सी भाषा यूज़ करोगे तो रेडियो की भाषा जो होती है वो सरल होती है। तो उस सरल भाषा अगर आप यूज़ करते हो तो वो लोगों को याद रहता है। अगर आप अपनी भाषा में नहीं लिखोगे, सरल भाषा में नहीं लिखोगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा। आप कोई बाहर कंट्री की एडवर्टीज़मेंट देखोगे तो वो जिस लैंग्वेज में वो आपको समझ नहीं आएगी, तो आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है और आप उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो भाषा सरल होनी चाहिए और छोटी एडवर्टीज़मेंट होनी चाहिए। 30 सेकेंड की एडवर्टीज़मेंट होती है मिनिमम, कोई 1 मिनट की कर देता है। तो इतनी होनी चाहिए जिससे आप बोर ना हो, आप प्रोडक्ट को फटाफट समझ पाओ कि ये करता क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। और काफ़ी जैसे ये बताया वीको टर्मरिक, निरमा, ये सारी काफ़ी जानी पहचानी एडवर्टीज़मेंट है, सब जानते हैं, लोकप्रिय है, ठीक है, ये लिख सकते हो। आप एक और चीज़ का एग्जांपल दे सकते हो, MDH के मसाले, ये भी सबको याद रहते हैं। एक दे सकते हो, ये तो सारे हो गए जिसमें आपको सॉन्ग्स याद है इनके। एक पार्ले जी का दे सकते हो एग्जांपल, जिसमें आपको पिक्चर याद है। पिक्चर में क्या याद है, वो लड़की याद है जिसने पार्ले जी हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो आपको तस्वीर याद है, ठीक है। इसमें अब जो विज्ञापन है इसमें यही हमने पॉइंट लिखा कि जानकारी काफ़ी चीज़ों की मिलती है, आपको बेनिफिट्स याद रहते हैं। दूसरी फिर भाषा की बात करी है हमने, और ये प्रभाव डालती है दर्शकों पर, ठीक है। ये अपनी जो भी हमारा एक प्रोडक्ट है उसका एडवर्टीज़मेंट जो करता है उसमें सारे इसके यूज़ करने के बेनिफिट्स दिखाता है। फिर अगर जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है, जैसे अभी चल रहा है कि हम मैदा यूज़ नहीं करेंगे, तो काफ़ी कंपनी इसी ट्रेंड पे ही अपने प्रोडक्ट्स बना रही है कि नो मैदा या मैदा फ्री, ग्लूटेन फ्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख रही है जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो कि वाह इसमें तो कुछ भी नहीं है, या बोले नॉट फ्राइड बट बेक्ड। तो ये चीज़ें क्या है, अट्रैक्ट कर रही हैं कस्टमर्स को। फिर बच्चे हैं, अगर बच्चों के लिए क्या करते हैं, बच्चों के लिए एनिमेशन यूज़ करते हैं। अगर मैं बाहर जाऊँ, मैं अपने बच्चे के लिए ब्रश ले रही हूँ,
मैं अपने लिए ले रही हूँ तो मैं नॉर्मल कोलगेट वाला लूँगी, पर मैं अपने बच्चे के लिए ले रही हूँ तो मैं बारबी वाला लूँगी, जिससे वो बच्चा अट्रैक्ट होता है और वो लेता है, इसलिए उस पर बारबी बनाई गई है, ठीक है। और कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन यूज़ होते हैं, अगर उस पर मिकी माउस बना हो तो बच्चे वो लेते हैं। फिर विज्ञापन में विशेष चीज़ें लिखनी चाहिए, ज़्यादा लंबा विज्ञापन नहीं होना चाहिए, जो मेन पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। और आकर्षित करने वाली बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी वृद्धि होती है बिज़नेस में। ये सारे बात विज्ञापन के थी। याद जो आपको रखना है कि वो सूचना पहुंचाता है काफ़ी लोगों तक, उत्पाद की बिक्री होती है, वृद्धि होती है, लाभ पहुंचाता है और ध्यान आकर्षित करता है, व्यापार बढ़ाता है। और विज्ञापन में काफ़ी गुण हैं, मैंने आपको बताया जो गुण होने चाहिए विज्ञापन में, कि छोटा होना चाहिए, 30 सेकंड का होना चाहिए, मेन पॉइंट्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और प्रभाव डाले वो ऑडियंस पर। ये सारे विज्ञापन के पॉइंट्स तो आप इन्हें लिख सकते हैं लंबा सेंटेंस बना के, बस। थैंक यू। तो आप इसे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।